नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह एक हफ्ते का बीच में गैप पड़ गया क्योंकि पिछले हफ्ते इलेक्शंस थे और मैंने सोचा उसके शोर शराबे में ये प्रोग्राम मैंने पर्पसफुली ये नहीं किया था पिछले हफ्ते। तो आनंद, एक तरह से वेलकम बैक। आप बाहर भी गए हुए थे और हम लोग भी 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। तो इस बीच में आप खैर टच में तो रहे ही हैं। जो जो कुछ हुआ है हम हरियाणा में और जो सेटबैक हुआ कांग्रेस को, वो तो हम सब जानते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे शोज हो रहे हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उसके बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक दो चीजें मैं आपसे जरूर पूछूंगा हरियाणा के बारे में कि 6 दिन शायद हो गए हैं, अभी तक वहां सरकार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और ये आज ही शायद ये खबर आई है कि वहां पर जो ऑब्जर्वर हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर, वो खुद अमित शाह जी बन के जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अटपटी चीज है कि जो टॉलेस्ट नेता हैं बीजेपी के, वो स्मॉलेस्ट स्टेट के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए और वहां के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अमित शाह जी खुद जा रहे हैं वहां पे। तो क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ गड़बड़ चल रही है बीजेपी में? ये क्यों नहीं ये लोग स्वेरिंग इन करा रहे हैं? आनंद। जो अजय, जैसे आप पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि दो चीजें बहुत स्पष्ट दो तीन चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो हरियाणा में स्मूथ सेलिंग नहीं है। ये तय बात है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अब बात में वो वजन नहीं रह गया है। नहीं तो पहले तो आंख सिर्फ दिखा देते थे और अपने आप सरकारें बन जाती थी और गिर जाती थी। अगर आपको याद हो, गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को, सारे को, सबको एक साथ इन्होंने हटा दिया था और सब एक नया मंत्रिमंडल ले आए थे। किसी की चूक करने की हिम्मत नहीं हुई थी। और ये सिर्फ हमने यहां नहीं देखा, ये रेपुटेशन कई जगह देखा गया। लेकिन अब जिसको कहते हैं कि अब सबको समझ में आ गया है कि ये वो वाले, अब बीजेपी में वो ताकत नहीं रह गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे अनिल विज ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि इस बार तो चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। ना बनने का एक ही कारण है, इनको ये डर है कि अगर हमने कहीं अपनी जबरदस्ती की दिल्ली से तो फिर शायद वहां बीजेपी ना टूट जाए। ये भी फैक्ट है कि आप इमेजिन करिए कि अगर आज ये स्थिति कांग्रेस में होती और बीजेपी इधर होती तो बीजेपी तोड़ दी होती कांग्रेस को। लेकिन शायद कांग्रेस इस खेल में नहीं, या तो जानती नहीं है या वो आना नहीं चाहती। दोनों चीजें हैं। मतलब लेट अस गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस खेल को कर भी नहीं पाते हैं। तो वो एक पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। इसीलिए अमित शाह जी को खुद जाना पड़ रहा है, क्योंकि धमकाने में उनसे बड़ा कोई नहीं है। जो अब धमकाएंगे, धमकी देंगे, डराएंगे, फिर बताएंगे कि तुम्हारी ये फाइल, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा ये कचूमर निकाल दूंगा, तुम्हारा तुम्हें 2 डंडे लगेंगे, तुम्हें 4 डंडे लगेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। नहीं तो अदरवाइज कोई काम ही नहीं था। तो हरियाणा में ये तय है कि अलग अलग फैक्शन, अलग अलग वो अपनी खींचतान करेंगे। और आने वाले समय में हरियाणा कितने कितने अनसर्टेन ग्राउंड पे रहेगा वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप सैनी जी को किनारे करते हैं तो अनिल विज वाला ग्रुप है, अनिल विज को करते हैं, वो 3-4 ग्रुप वहां इस समय एक्टिव हो गए हैं। दूसरी बात, क्योंकि वहां जाट वाला भी एक ग्रुप है, जाट भी कहना है कि हम ऐसा थोड़ी कि हम कम आए हैं, हम लेके आए हैं बिल्कुल ठीक से। दूसरा, मुझे एक और चीज इसी में मैं एक और अपना अपना एक टिप्पणी कर दूं। ये सारे लोग हरदम गाली देते थे, गांधी फैमिली सेंट्रलाइज, सारा डिसीजन वहां, सब लोग वहां, उनसे। तो आप क्या हो रहा है? सारा डिसीजन मेकिंग अमित शाह, टिकट बांटना है तो अमित शाह, जाना है तो अमित शाह, भाषण देना है तो अमित शाह, सरकार बनानी है तो अमित शाह, सरकार गिरानी है तो अमित शाह। मतलब सारे उसके एक ही व्यक्ति है जिसको सब, जिसके, अब वो मोदी जी भी नहीं, वो अमित शाह है। तो इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसी भी लोकतंत्र और किसी भी पार्टी के लिए ये खराब वो इंडिकेटर है। और जो मेरी समझ है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अनश्योर होती जा रही है, वट एवर रीजन आर देयर, कि वो दे आर नॉट वेरी श्योर ऑफ वट एवर इज द फैक्ट। और दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि
कुछ प्रश्न अभी हरियाणा के बाकी हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू पूछे जाएंगे कि लोगों के गुस्से के थ्रू पूछे जाएंगे या लोग खुद आके निकल के कहेंगे। इधर दिक्कत क्या हो गई है कि कांग्रेस ने मेरे हिसाब से हरियाणा इलेक्शन को क्लोज करके आगे बढ़ना चाहिए था। वो अभी हरियाणा इलेक्शन में ही उलझी हुई है कांग्रेस। अभी वो इसी में वो लगी है कि कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, इस सब के पे ही चर्चा हो रही है। लेकिन वे फॉरवर्ड पे हरियाणा के रेफरेंस में कांग्रेस में मुझे कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए शायद अमित शाह के लिए को भी आसानी हो रही है। नहीं तो अगर कांग्रेस कॉम्पैक्ट रहती, बिल्कुल एक सुर में बात कर रही होती, आपस में कुछ नहीं होता, तो ये बहुत टफ समय था। ये 17 तारीख नहीं, ये अगले 17 तक भी इनको हो सकता है वेट करना पड़े। मैं एक चीज और ऐड कर दूं जो अभी आई है और अभी संज्ञान में आई है, हालांकि वो टॉपिक से बाहर एक है, लेकिन चूंकि आ गया तो मैं उसको ऐड कर दूं। 2 मिनट पहले जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 मिनट पहले जम्मू कश्मीर में 90 विधायक चुन के आए हैं। 5 विधायक वहां नॉमिनेशन का वो है, नॉमिनेशन वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले ही कर दिया है। और ये भी नहीं है, वो नॉमिनेटेड लोग अब वोट भी दे सकते हैं, मतलब वो वोट का भी। तो वो एक तरह से बीजेपी को उन्होंने स्टार्ट ही 5 से शुरू किया, बीजेपी की गिनती 6 से स्टार्ट हो रही है। इसके अगेंस्ट वहां की जो पार्टीज हैं वो एक पिटीशन लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि नहीं नहीं नहीं, अभी आप वापस जाइए, आप हाई कोर्ट में बात करिए, हाई कोर्ट अगर नहीं करेगा तब हम लोग दें, अभी आप हाई कोर्ट जाइए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो अभी 4 दिन पहले जग्गी सदगुरु के आश्रम में जब मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस जाके पूछताछ कर रही थी, तो स्वतः संज्ञान लेके वहां एक छोटी सी कोई पिटीशन आई, लेकिन पिटीशन आई थी किसको रोकने के लिए, उसमें सिर्फ स्टे ही नहीं दिया, वो सारा फाइल सारा केस अपने आप ट्रांसफर करा लिया और कहा कि नहीं अब आप कुछ नहीं, अब सुप्रीम। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आप क्या बोलेंगे? 1 महीना बाकी है चीफ जस्टिस साहब का, उनके लिए जम्मू कश्मीर में 5 लोगों को वो करना बहुत मामूली बात है, हाईकोर्ट हैंडल करेगा। सदगुरु जो हेरा फेरी कर रहे हैं, उस हेरा फेरी के एक फाइल को अपने पास बुला लेना, वो उनके लिए बहुत नॉर्मल है। तो मैंने कहा ये दर्शकों को एक बात बता दें कि किस तरह से सरकार के तीनों अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी चल रही है। अजय जी आनंद, एक चीज और आपसे पूछनी थी कि अब हरियाणा का जो कुछ भी हुआ है, ज्यादा तो ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ हुई है, क्योंकि मैंने इसका डेटा भी एनालाइज काफी डिटेल में किया था। तो अब जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो डज ऑपोजिशन या इंडिया स्टैंड एनी चांस एट ऑल? क्योंकि जो मर्जी हो ग्राउंड पे, अगर हरियाणा का रिपीट वहां होने जाएगा तो वहां भी उन्हें 60-70% सीट्स मिल जाएंगी आराम से। इस बारे में आपका क्या विचार? मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। देखिए ऐसा है, जो भी गड़बड़ी हुई है, लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक, जो भी हरियाणा में गड़बड़ी हुई है वो मैं उसको ये मानूंगा कि वो कांग्रेस की स्लैकनेस की वजह से हुई है। अगर ज्यादा वोट पड़े हैं, वोट अनअकाउंटेड पड़े हैं, तो वो कांग्रेस की गलती इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि आपके सामने 2024 का इलेक्शन था जहां पे आपको सब पता था क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या क्या नहीं हुई। मैं मान सकता हूं कि पूरे देश में आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपके पास उस तरह के संसाधन, उस तरह का संगठन नहीं था कि पूरे देश को हैंडल करें। लेकिन हरियाणा तो एक छोटा राज्य है, हरियाणा में संसाधन की कोई समस्या नहीं है। हरियाणा में संसाधन दोनों तरह से, मैन पावर भी और रिसोर्सेज जो पैसे के रूप में होते हैं उस तरह का भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज होती है फॉर्म 17C। फॉर्म 17C जब मतदान पूरा हो जाता है, जब वोटिंग इज कंप्लीट, तो वो जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे जो बैठता है, जो पोलिंग अफसर होता है, वो उसकी 4, 5, 6, 8 कॉपी बनाता है और हर एजेंट को, हर पार्टी का जो भी एजेंट है या जो भी इंडिविजुअल का एजेंट है, उसको वो 17C देना मैंडेटरी है, उनको देता है। और उस समय ये हो जाता है कि इतने वोट पड़े थे। और होता यह है कि क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को कई बार मैंने अंजाम दिया है, मतलब मैं पार्ट एंड पार्सल रहा हूं। फिर जब आप काउंटिंग टेबल पे आते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो काउंटिंग में पहले ही से रहता है कि इस जगह का यहां खुलेगा, इस जगह का यहां खुलेगा, इस विधा, तो आप वो भी अपने काउंटिंग एजेंट को दिए रहते हैं।
तो काउंटिंग एजेंट के सामने जो मशीन आती है कि सो एंड सो मशीन कॉनॉट प्लेस बूथ नंबर 1, तो आपके पास वो 17C डेटा रहता है बूथ नंबर 1, 1680 वोट पड़े, तो हाँ 1680, तो वो 1680 क्रॉस चेक हो रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस के ने ये एक्सरसाइज की ही नहीं, की भी तो कहीं इंडिविजुअल उम्मीदवार के लेवल पे कहीं हुई होगी, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं हुई। जो कमजोर कांग्रेस के संगठन की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र में एक बात क्या हो रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी हमारे शरद पवार साहब वाली, ये लोग इसमें बहुत माहिर हैं, क्योंकि एक ही स्टेट देखना है, एक ही जगह है, तो वो लोग इस इलेक्शन के इस प्रोसेस में बहुत सिद्धहस्त हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में जब मैं याद भी दिला दूं दर्शकों को, उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद हो, जब 1 जून को जब वोट पड़ गया, तो उसके बाद जयराम रमेश ने सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके कहा कि भाई 150 डीएम से अमित शाह साहब ने डायरेक्टली बात की है और ये उन्होंने शिकायत की। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे बोला कि आप इसका एविडेंस दीजिए और क्या दीजिए, वो उनको फंसाने लगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक पॉलिटिकल काम किया, उन्होंने 2 की शाम से लेके 3 के दिन भर उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, he rang up all the district presidents of समाजवादी पार्टी and he said कि tomorrow मुझे 10,000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए काउंटिंग स्थल पे, इररिस्पेक्टिव वेदर वो कांग्रेस का कैंडिडेट है या हमारा कैंडिडेट है। और वहां जब 10,000 आदमी आपके यहां बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर डीएम साहब की भी थोड़ा समझ में आता है कि अमित शाह तो वहां से आएंगे नहीं बचाने, यहां पे कौन करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली चीज महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो 2 सहयोगी पार्टी हैं कांग्रेस की, मतलब इंडिया गठबंधन की जो 2 सहयोगी पार्टी हैं, उनको वो इसमें बहुत चाक चौबंद है। तो वो दिक्कत मुझे नहीं लगता है। ये वहीं पे होगा जहां पे आपका संगठन कमजोर होगा। भाई ये जो आज पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि सुबह काउंटिंग के समय 99% बैटरी थी, तो उस समय क्यों नहीं शाम को बोला गया? शाम को आपने फोटो लेके उस समय क्यों नहीं कहा कि काउंटिंग इस समय अगर पूरा दिन भर का इलेक्शन है तो 99% है? देखिए, हारने के बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी बात दूसरी होती है। लेकिन आपने 2 तारीख को जो 5 को मतदान हुआ, 8 को काउंटिंग थी, आप 5 की शाम को अगर इसमें कहे होते कि साहब 99% है, तो आपकी बात दूसरी थी। तो मेरा ये मानना है कि टैक्टिकली कांग्रेस को अभी बहुत कुछ सीखना है, और कांग्रेस को नेशनल पार्टी है पर अपने ऑर्गेनाइजेशन पे भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अजय जी आनंद, अब मैं आज के दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। ये मोहन भागवत के बारे में है। इन्होंने दशहरे की स्पीच दी, इन्होंने बड़ी लंबी स्पीच दी और काफी बोरिंग सी स्पीच दी, जो ज्यादातर आरएसएस का प्रमुख ऐसी स्पीच देते नहीं है। मेरे को ये लगा ये कहीं पे एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं, ये मोदी जी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इन्होंने सारी बातें पॉलिटिकली करी और एक हिंदुओं को एकजुट होने की बात की। फिर ये जो स्लाइड में मैंने दिखा रहा हूँ कि भगवान हमेशा कमजोर लोगों को की केयर नहीं करता है, एटसेट्रा, और हमें दलितों को साथ लेके चलना चाहिए। ये मोहन भागवत जी का सडनली दिल चेंज हो गया, यू टर्न हो गया, ये क्या चल रहा है इस समय आरएसएस और बीजेपी के बारे में? आनंद, मैं ये कहूंगा ना यू टर्न हुआ ना फिर वो चेंज हुआ। उनका जो मुखौटा लगाए हुए थे वो नीचे गिर गया, वो थे ऐसे ही। वो कभी अगर किसी को वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वो थे ऐसे ही। और जो उन्होंने बात कही है, मैं अजय उसमें एक उसका एक खतरनाक पक्ष भी है। खतरनाक पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं कि ये उन्होंने वही बात कही जो मोदी जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे हिंदुओं को। हिंदुओं में एक हमारे अभय दुबे जी एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं कि वो भय दोहन करते हैं। भय दोहन, भय से दोहन, दे ट्राई टू मिल्क बाय फियर। तो दैट इज देयर टैक्टिक्स। क्योंकि हरियाणा में भी उन्होंने भय दोहन किया। उन्होंने हरियाणा में ये चलाया कि जो जाट अगर आ जाएंगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तो वो उन्होंने फियर को वहां किया। इसमें भी वो हिंदू अगर एक नहीं हो गए, बटोगे तो कटोगे, ये प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं। गिरिराज सिंह जी
कह रहे हैं कि त्रिशूल रखना चाहिए, त्रिशूल की जरूरत, ये सब वो बता रहे हैं। मैं इसको दूसरे एक तरह से देख रहा हूं। मैं एक तो यह है कि आप, ये बिल्कुल गलत फहमी है हम लोगों की कि आरएसएस अलग और बीजेपी अलग। ये आरएसएस की नर्सरी से निकले हुए हैं, तो इसलिए इसमें किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो आरएसएस की यही डिजाइन है, वो इसी तरह से बात करती है। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक है अजय, दुनिया के में मोटे तौर पे शायद 35% क्रिश्चियंस हैं, 28% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और 14-15% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं मोटे तौर पे दुनिया में। मैं तुरंत मुझे ऑफ द वो याद नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना वो है 50 से ऊपर देश, स्टेट, राष्ट्रों का धर्म जो है वो लिखते हैं कि वो क्रिश्चियन स्टेट है। 30-35 के करीब कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट हैं। हिंदू स्टेट कहने वाला एक ही देश था, नेपाल, अब वो भी नहीं है। हिंदुओं की 95 हिंदू करीब 115 करोड़ के आसपास है। मोटा, ये मैं सब मोटी मोटी बात बोल रहा हूं, अब 114 भी हो सकते हैं, 116 भी। 115 करोड़ पूरी दुनिया के हिंदू हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे और सब एक जगह आ जाओ, तो इसका अगर कोई बोलेगा कि भाई इस्लाम खतरे में, सब एक जगह आ जाओ, क्रिश्चियनिटी खतरे में, सब एक जगह आ जाओ, तो इसका क्या हाल होगा? नंबर एक। नंबर दो, हिंदू मेजॉरिटी 95% से ज्यादा भारत और नेपाल में रहते हैं, बाकी बाहर जाते हैं। मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी देखता हूं कि हमारे देश की जो आर्थिक, जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक बहुत डिपेंडेंट है हमारे उन एनआरआईज पे जो बाहर जाके रहते हैं और वहां से वो घर में पैसा भेजते हैं। मेरे पास सुना है, सतीश झा का कहना है कि जितना आपकी जीडीपी है उसका एक उतना ही, मतलब उतना ही करीब करीब पैसा बाहर से भी आता है। इट इज अ साइजेबल अमाउंट, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो पैसा बाहर से आता है। ये सारे लोग उन देशों में काम कर रहे हैं जो या तो इस्लामिक दे, भाई सऊदी में काम कर रहे हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे उन देशों में काम कर रहे हैं। अब अगर कल के दिन आप ये बहुत कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे और ये सब, अगर उन देशों में ये हो जाए कि नहीं, हिंदुओं से नहीं लेना है, हिंदुओं को नौकरी नहीं देनी है, हिंदुओं को, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? मैं वो एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई, आप अपने मर्जी से गए थे, आप वहां रहिए, आप किसी के सीईओ किसी कंपनी के हो रहे हैं कि चपरासी हो रहे हैं, उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन अगर आप जब ये एजेंडा चलाते हैं तो एक खतरा हरदम ये होता है कि वहां पे इसका रिटेलिएशन हो सकता है। वो हो सकता है कि नहीं, नौकरी आप नॉन हिंदू को मत दीजिए, अरे हिंदू को मत दीजिए, केवल नॉन हिंदू, जो जिस देश का जहां पे है। तो मुझे ये लगता है जब आप नेम प्लेट की बात करते हैं कि नेम प्लेट लगा दो, और अगर वो मुसलमान तो वहां से खाना मत खरीदें, हिंदू वहां, ये सब जब आप बेवकूफी की बातें करते हैं तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आपके इस स्टेटमेंट का असर कहां क्या होगा। हमारी अर्थव्यवस्था पे इस पे डायरेक्ट असर होगा, जो मुझे लगता है। बाकी जो रिटोरिक है वो तो इनके पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इसके बियॉन्ड इनके पास कोई सोच ना है ना समझ है, ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे, ना तरक्की पे, ना विकास पे, कुछ नहीं है। सारा कुछ इसी पे चलता रहता है। तो इसलिए वो आरएसएस से हम, आई एम नॉट सरप्राइज। द ओनली थिंग इज कि वो जो मुखौटा पिछले 2-3 महीने से लगा हुआ था कि नहीं ये आरएसएस, सब एक ही उसके हैं, दे आर ऑफ द सेम फैमिली, और जिसकी नर्सरी तो आरएसएस है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि वो वहीं से निकले। अजय जी, अब मैं आज के आखिरी डिस्कशन पर आता हूँ। ये आपके चैनल पर भी ये आ चुका है, और दूसरी जगह भी मैंने ये प्रोग्राम देखा है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी बहुत जल्द ही जंप करके इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और सेंट्रल की एनडीए सरकार गिर जाएगी। ऐसा एक नैरेटिव देखने में आ रहा है। तो मैंने इस बात का एनालिसिस किया, 2 स्लाइड जल्दी से दिखा देता हूं डेटा की। ये लोकसभा की पोजीशन दिखा रहा है। हम सब जानते हैं एनडीए के पास इस समय 292 सीट्स हैं, और नीचे जो है वो इंडिया गठबंधन है, उनके पास 230 सीट्स हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है। और जो अनअलाइंड पार्टीज हैं
उस इस समय उसमें 14 सीट्स हैं और 7 इंडिपेंडेंट है, तो कुल मिला के अदर्स के 21 सीट हैं। तो अदर्स में से अगर आप इंडिया की सपोर्ट लें भी तो एक वाईएसआर कांग्रेस शायद सपोर्ट कर दे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खैर करेगा ही। तो वो मैंने ये नीले बाग में ये 6 सीट्स दिखाई हुई है। तो बड़ा सिंपल सा अर्थमेटिक है आनंद, इंडिया की 230, इंडिपेंडेंट शायद आपको 3 मिल जाए, वाईएसआर 4, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, तो 239 240 तक आप पहुंच जाएंगे। जेडीयू और एलजेपी मिला लिया चिराग पासवान की तो 256, तो फिर भी आप मेजॉरिटी मार्क से नीचे रहेंगे। तो ये नैरेटिव किस लिए हो रहा है कि ये ऐसा नैरेटिव क्यों चल रहा है कि नीतीश कुमार के आने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं मोदी जी को? आनंद नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के लिए बिहार स्टेट में अपने को जमाए रखना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये भी हो सकती है, जिसको हिंदी में हम लोग पेशबंदी कहते हैं, या इनिशियली ही इज ट्राइंग टू हेज हिज पीपल, कि भाई जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो मुझे इतनी सीट तो चाहिए ही चाहिए लड़ने के लिए। क्योंकि वो चाहेंगे, नीतीश चाहेंगे ये कि जो 2000 लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, वहां पे जो सीटों का बंटवारा हुआ था उस वही बंटवारा हो। बीजेपी चाहेगी कि नहीं, आपकी सीटें आप ज्यादा हार गए थे, आपके पास 40 या 41 या 42 जो एमएलएस थे, उसकी बेसिस वो हमारे पास इतने हैं, तो इस बेसिस पे हो। वो नीतीश नहीं चाहेंगे, नीतीश 50-50 के आसपास चाहेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि वो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी है, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा जो एक कारण यह है कि नीतीश अपने जनता दल यू को भी जरा ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई बार खबरें आती हैं कि ये बीजेपी में चले जाने को तैयार हैं, वो बीजेपी छोड़ देंगे, वो बीजेपी में चले जाएंगे। वो तो नीतीश उसको भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो भाई नीतीश के इज द फाइनल वर्ड। और एक मेजर वो है जिसपे हम सब लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए और उस पर ध्यान भी देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 2020 के इलेक्शन में नीतीश कुमार को कम सीट लाने के लिए वॉज इंजीनियर्ड बाय बीजेपी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग अमित शाह प्राइमरली। जिस तरह से जो हमारे रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से सैबोटेज किया था जेडीयू को विद द फुल नॉलेज एंड बैकिंग ऑफ बीजेपी लीडरशिप, उससे नीतीश को बहुत नुकसान हुआ था। अब इस समय तो चिराग पासवान यहां आ गए हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सब ठीक है। अब बीजेपी एक दूसरा आदमी तैयार कर रही है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। नौ अब वो प्रशांत किशोर को पूरी तरह से बीजेपी तैयार करके वही काम रिपीट ऑफ चिराग पासवान व्हाट ही डिड इन 2020 वो अब कराने के चक्कर में है 2025 में प्रशांत किशोर से। क्योंकि प्रशांत किशोर का सारा कुछ यह है, बीजेपी का ही है कि प्रशांत किशोर को सबको पता लग गया कि उनमें कितनी ताकत है। लेकिन चूंकि वो 2 साल तक कहते हैं कि वो सब जगह घूमे हैं, यहाँ किए हैं, तो भाई कहीं कहीं 500 वोट, कहीं 1000 वोट, कहीं 2000 वोट जरूर होंगे, हर एक का नया एक को होता है। तो बीजेपी उनको चाहेगी सारी जगह लड़े, और खास करके बीजेपी को छोड़ के उन जगहों पे लड़े जहां पे वो नीतीश कुमार के जनता दल यू को डैमेज कर सकें। तो मुझे एक लगता है कि बड़ा कारण वो भी नीतीश के पास ये है कि अगर प्रशांत किशोर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग दैट साइड। और यहाँ पे भाई आप अखिलेश यादव से लेके तेजस्वी सभी बोल चुके हैं, वो कहते हैं चाचा के लिए जगह खाली है। अखिलेश यादव कहते हैं भाई आ जाइए, कहाँ उन लोगों के साथ हैं जो जेपी को मानते नहीं। इस तरह की बातें हो ही रही हैं। तो नीतीश को ये तो समझ में आता है कि मैं अगर इधर आ जाऊंगा तो मैं एक रिस्पेक्टेड, हालांकि हो सकता है सीटें उतनी ना मिले, क्योंकि इधर भाई कांग्रेस भी चाहेगी और आरजेडी भी चाहेगी, लेकिन एटलीस्ट ही विल बी अकोमोडेटेड बेटर। और अब देखने वाली बात होगी। तो इसलिए नीतीश जी के बारे में अगर ये वो कर रहे हैं तो दोनों चीजें हैं, वो अपनी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं बीजेपी के लीडरशिप के साथ कि अगर आप प्रशांत किशोर से वही हरकत करने के चक्कर में रहेंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन है ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया गठबंधन। और ये बीजेपी बिल्कुल ठीक से जानती है कि अगर इंडिया गठबंधन में आ गए तो बीजेपी के मतलब की स्थिति खराब रहेगी बिहार में। और सिर्फ बिहार में ही नहीं,
अगर वो पहले आ गए तो झारखंड में भी उसका असर पड़ेगा, ऐसा ऐसा लगता है, क्योंकि झारखंड में भी कुर्मी मतदाता काफी हैं। एक नए कुर्मी लीडर वहां अपीयर हुए हैं, वो काफी इस समय महतो जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, महतो जी एक नए लीडर, हाँ महतो आए हैं, उनका काफी दबदबा है उस वोट पे, तो वो भी इफेक्ट करेगा। तो ले दे के मुझे लगता है अभी तो अपनी पोजीशनिंग की काम कर रहे हैं नीतीश जी। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अजय। वेल, थैंक यू सो मच आनंद, समय के लिए। अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय।